नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डीजी एनडीआरएफ एंड डीजी आईएमडी। जैसे हम सभी को मालूम है कि आज दिन में प्रधानमंत्री जी ने प्रिपेयर्डनेस फॉर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म एम्फन के लिए जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसको रिव्यू किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीजी एनडीआरएफ से कि वो इसके बारे में ब्रीफ करें मीडिया को। थैंक यू। साइक्लोन अम्फन की जो अभी की स्थिति है वो ये है कि 2 दिन पहले इसका स्वरूप सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उभरने की बात थी, लेकिन आज यह एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है, परिणत हो चुका है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि 1999 अक्टूबर उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। उस वक्त के बाद से आज के डेट में इतने सालों बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बंगोपसागर में आ रहा है। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी विंड स्पीड उस सुपर साइक्लोन से मैच कर रही है। और फिलहाल जो सुपर साइक्लोन का डेफिनेशन होता है उसके बारे में तफसील से महापात्रा साहब बताएंगे, जो आईएमडी के डायरेक्टर हैं, डीजी हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि सुपर साइक्लोन 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से विंड स्पीड होता है। और अभी जो सूचना है ये 20 तारीख की सुबह या दिन में किसी वक्त या दोपहर तक लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीचों बीच किसी जगह हो सकता है। अगर उसका एक आकलन लिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सागर द्वीप या काक द्वीप, ये दोनों द्वीप हैं डेल्टा में, और वहाँ पर कहीं लैंडिंग हो सकती है। दोनों ही रिहायशी इलाके हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा उड़ीसा का जहाँ तक सवाल है, उड़ीसा के उत्तर पूर्व के जो तटवर्ती ज़िले हैं, मसलन भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज, ज़्यादातर इसमें भद्रक और बालेश्वर अफेक्टेड होने की संभावना है। और ये तटीयवर्ती ज़िले हैं जिससे लगभग सटता हुआ ये साइक्लोन मूव करेगा। ऐसी परिस्थिति में चूँकि एक सुपर साइक्लोन है और जब लैंडफॉल होगा तब भी यह एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में होगा। इसका मतलब है कि जब लैंडफॉल होगा तब भी विंड स्पीड 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और रिहायशी इलाके में होगी। इसलिए जो आईएमडी ने प्रेडिक्शन दिया है, जितने भी कच्चे मकान हैं, खपरेल के मकान हैं, छत हैं, पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, इस पर काफ़ी सीरियस डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोल्स और टेलीकॉम पोल्स का भी सीरियस डैमेज हो सकता है। लाजमी है और ये समझ में आता है कि इस डैमेज के प्रोसेस में लोगों पर भी जान माल का खतरा है, खासकर गरीब लोगों पर जान माल का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए तैयारियां भी उसी के अनुरूप होने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने इस डेवलपमेंट को, जिसको एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन या रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ एक सीवियर साइक्लोन से सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के मद्देनज़र इसको बहुत गंभीरता से लिया। और आज एक ऐसा दिवस है, आपदा प्रबंधन में एक तारीख मानी जाएगी कि जो 3 जो बड़े इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे कारगर प्लेटफॉर्म होता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जो एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म होता है, उसकी मीटिंग भी हुई कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय के अध्यक्षता में। उसके पूर्व माननीय गृह मंत्री महोदय ने, भारत सरकार ने समीक्षा बैठक ली
और अंततः माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं, उनकी यह भी हैसियत है कि वह NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी होते हैं, तो उन्होंने बैठक ली। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 3 बैठक सिलसिलेवार लिए गए, तो कितनी गंभीरता से भारत सरकार इस ट्रांसफॉर्मेशन को ले रहा है। और क्योंकि यह इतने सालों बाद, कई दशकों बाद पुनः सुपर साइक्लोन आ रहा है, इसको हम लोग कमतर नहीं आंकना चाहते हैं और पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं। और वही बात राज्य सरकारों को कहा गया है और यहाँ से ये भी उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार उसी के अनुरूप सारी तैयारियां कर रहे हैं। इवैक्यूएशन की तैयारी, जान माल की सुरक्षा की तैयारी, NDRF, SDRF और लोकल पुलिस और अन्य एजेंसियों की तैयारी, ये सारी तैयारियां उसी अनुरूप हो रही हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन में केवल एक मैप दिखाना चाहूँगा, अगर आप मैप पर आ जाएं। ये जो मैप है ये आपको साइक्लोन का पाथ दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि लैंडफॉल जो है द्वीप के इलाके में हो रहा है, डेल्टा के इलाके में हो रहा है। वही सागर आइलैंड और हटिया आइलैंड के आसपास का इलाका है, जो कि पश्चिम बंगाल में रिहायशी इलाका है। और इसी पाथवे के अनुरूप हमारी टीमें भी सजाई गई हैं, तैनात की गई हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो 2 और टीमें लगाई गई हैं। तो इस तरह से अगर ये टीम के आकलन किया जाए NDRF की टीमों का, तो पश्चिम बंगाल में कुल 19 टीमें तैनात की जा रही हैं और 4 टीमें स्टैंड बाय में रखी जा रही हैं, 19 और 4 पश्चिम बंगाल में। इसी तरह उड़ीसा में 13 टीमें तैनात की जा रही हैं और 17 को स्टैंड बाय में रखा जा रहा है। और NDRF की टीमें अपनी अपनी जगह पकड़ चुकी हैं और कुछ टीमें जो ट्रांजिट में हैं वो आज देर रात तक या कल सुबह अपना जगह पकड़ लेंगी। जो टीमें अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं वो अवेयरनेस ड्राइव और सेंसिटाइजेशन का काम तथा इवैक्यूएशन में मदद कर रही हैं। ये जो आपके सामने साइक्लोन का पाथ है, उसी के अनुरूप हम लोगों ने टीम्स को डिप्लॉय किया है। अगले मैप में वो डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि इन टीमों के अलावे जो 6 अलग बटालियन हैं NDRF के, और भी बटालियन हैं, लेकिन 6 बटालियनों को हॉट स्टैंड बाय में रखा गया है, क्योंकि किसी भी समय और फोर्स की ज़रूरत हो सकती है और NDRF यूनिट्स की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए 11 बटालियन बनारस, 9वां बटालियन पटना, 1st बटालियन गुवाहाटी, 10th बटालियन विजयवाड़ा, 4th बटालियन चेन्नई और कोनम, 5th बटालियन पुणे, इन 6 बटालियन में 4-4 टीमों को हॉट स्टैंड बाय में रखा गया है। और एयरफोर्स से समन्वय है कि C-130 एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट नोटिस पर इनको अपने गंतव्य स्थल उड़ीसा या बंगाल लाया जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके आगे वाले मैप में आप देख सकते हैं जो तैनाती हुई है, हरे रंग में उड़ीसा की तैनाती है NDRF की और ऑरेंज में बंगाल की तैनाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं 41 टीमें हैं, जिसमें से 32 टीमें तैनात हो चुकी हैं और 9 टीमें रिजर्व में हैं। ये टीमों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ये मानकर चलें कि जो पूरी तैनाती जितनी होनी चाहिए उतनी कर दी गई है। आगे एक जो पते की बात है वो ये कि सभी एजेंसियों को, चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे NDRF हो या सेंट्रल एजेंसी कोई भी हो, इसमें एक डुअल चैलेंज फेस कर रहा है। साइक्लोन भी है और कोविड-19 का भी एक कॉन्टेक्स्ट है। तो कोविड-19 के समय में साइक्लोन में रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना है, तो ये डुअल चैलेंज है। इसलिए हम लोग सभी तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं और जो भी सूट्स देने हैं, जिस तरह के एहतियात बरतने हैं, सैनिटाइजर्स और मेडिसिन, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन इत्यादि का जो भी है, वो सारा मुहैया कराया गया है और फोर्स को दिया गया है। नेक्स्ट ସଠିକ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ NDRF ଟିମ୍ ଧାମରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନର ସଠିକ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ NDRF ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ सूचना ଦିଆଯାଉଛି। ये भद्रक में ये କରାଯାଉଛି कि ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା उड़ीसा में। आगे ये केंद्रापड़ा में जागरूकता अभियान, बालासोर, सागरदीप पश्चिम बंगाल 24 परगना, हसनाबाद 24 परगना,
काकद्वीप 24 परगना। सो ये एनडीआरएफ की तैयारी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है इस सुपर साइक्लोन के मद्देनज़र, ये मानते हुए कि सुपर साइक्लोन कई दशकों में दूसरी बार फिर आया है, उसके मद्देनज़र ये तैयारी है। और ये मैसेज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसी के अनुरूप सारी तैयारियां हुई हैं, सारी समीक्षाएं हुई हैं, जो आज प्रधानमंत्री महोदय ने किया, गृह मंत्री महोदय ने किया और कैबिनेट सचिव महोदय ने किया, उसी के मद्देनज़र ये तैयारी है। और इस तैयारी को ग्राउंड पर उतारना बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध होगा कि इसके अनुरूप कार्रवाई करें और इस कार्रवाई में पूरा सहयोग सारी सेंट्रल एजेंसियां देंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीजी आईएमडी से कि वो ब्रीफ करें मीडिया को। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं आपके सामने अभी जो स्थिति है साइक्लोन अम्पन का, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। नेक्स्ट प्लीज। सो अभी साइक्लोन अम्पन एक सुपर साइक्लोन के हिसाब से केंद्रीभूत है पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर में। आपको ये जानकारी होगा कि ये 16 मई को एक डिप्रेशन जैसे फॉर्मेशन हुआ और 16 इवनिंग को एक साइक्लोन के रूप लिया और आज 11:30 बजे एक सुपर साइक्लोन में परिणत हुआ। तो इसका बहुत रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ। जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था कि 17 तारीख को इसका पहले उत्तर पश्चिम दिशा में गति किया और अभी उत्तर दिशा में गति कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हमारा उम्मीद है कि ये धीरे धीरे अभी उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, जो ब्लैक लाइन है वो अभी तक जो पाथ या ट्रैक है साइक्लोन का वो है, और जो रेड लाइन है वो फोरकास्ट ट्रैक है। तो इसके हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख को आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हाटिया आइलैंड के बीच में सुंदरबंस के आसपास पार करेगा और तब वो एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा और इसका विंड स्पीड 165 to 175 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 195 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। सो आप इसका विंड स्पीड को कंपेयर करें, आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। इसका एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये विंड फोरकास्ट है। इसके हिसाब से कोस्टल उड़ीसा से शुरू करके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के इलाका में विंड स्ट्रांग रहेगा। आज रात से कोस्टल उड़ीसा के आसपास जो समुद्र इलाका है वहाँ विंड स्पीड 45 से 55 किलोमीटर पर आवर रफ्तार में शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ के नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में 20 तारीख को विंड स्पीड 110 to 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। और जब ये तट को पार करेगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को दीघा और हातिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास, तब इसका विंड स्पीड 165 to 175 गस्टिंग 195 kmph होने का उम्मीद है। इसके साथ साथ माने साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर के साथ साथ जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट मिदनापुर है
वहाँ भी स्ट्रांग विंड रहेगा 110 to 120 किलोमीटर पर आवर, कोस्टिंग टू 130 किलोमीटर पर आवर। सो वहाँ भी मेजर डैमेज हो सकता है। मैं आपको यहाँ बोल के रखूँ, ये जो विंड स्पीड है, ये विंड स्पीड में लार्ज स्केल डैमेज टू थेचर्ड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, स्लम एरियाज, और इसके साथ साथ ऑफरूटिंग ऑफ लार्ज एवेन्यू ट्रीज, और इसके साथ साथ जो पक्का स्ट्रक्चर है, ओल्ड पक्का स्ट्रक्चर है, वो भी इम्पैक्टेड हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये रेनफॉल का फोरकास्ट है। जो रेड कलर है वो दर्शाता है कि वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जोन है। हमारा ये उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल में स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। यानी साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर एंड हुगली, कलकत्ता, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में हम हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं 19 तारीख को और 20 तारीख को। कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स में हम आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रीमली हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, हैवी मीन्स 6 से 12 सेंटीमीटर, और वेरी हैवी मीन्स 12 से 20 सेंटीमीटर का रेनफॉल 24 आवर्स में। और सबसे बड़ा जो खतरनाक होता है कोई साइक्लोन में, वो होता है कि टाइडल वेव। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट और नेक्स्ट। टाइडल वेव, ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, यानी मिदनापुर और साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वो बहुत सैलो एरिया है। ऐसे ही वहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड बहुत अंदर तक आ जाता है। जब साइक्लोन आता है बहुत अंदर तक टाइडल वेव आ सकता है, और टाइडल वेव बहुत ज़्यादा भी होता है। मैं आपको ये जानकारी दूं, समग्र विश्व में जितना टाइडल वेव रिकॉर्ड किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइडल वेव इस एरिया में रिकॉर्ड किया गया है साइक्लोन की वजह से, वो है 13 मीटर्स एवो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। इस साइक्लोन की वजह से जो टाइडल वेव होने वाला है, हमारा उम्मीद है कि साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में 4 से 6 मीटर, यानी एक स्टोरी बिल्डिंग का आप 3 मीटर पकड़ें तो ये 2 स्टोरी बिल्डिंग का 6 मीटर होता है। सो 4 से 6 मीटर हाइट का एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर टाइडल वेव आने का उम्मीद हो रहा है। ऐसे ही मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स में 3 to 4 मीटर टाइडल वेव आने का भी हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये टाइडल वेव आफ्टरनून से नाइट तक 20 तारीख को आने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये जो टाइडल वेव होता है वो सलाइन वाटर होता है, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर का स्कैरसिटी हो जाता है, और इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाता है, और इसके साथ साथ जो हाउसेस है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। सो टाइडल वेव से जो इनंडेशन होता है, इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल की वजह से भी इनंडेशन कंबाइंड हो जाता है। तो साइक्लोन जब क्रॉस करता है 3 तरीके का हजार्ड होता है, इसलिए साइक्लोन को हम मल्टी हजार्ड बोलते हैं। सो जो एक्सपेक्टेड डैमेज है ये विंड के साथ आप देखेंगे, हम एक्सटेंसिव डैमेज टू कच्चा हाउसेस और ओल्ड बैडली मैनेज्ड पक्का स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज हो सकता है। तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आ जाती है स्पीड में, जैसे कोई सिटी एरिया में होर्डिंग्स होता है, वो होर्डिंग्स से आपको प्रोजेक्टाइल जैसे आकर आपको व्हीकल को डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ ऑपरूटिंग हो सकता है ट्रीज का, और टेलीफोन और इलेक्ट्रिक पोल्स भी ऑपरूटिंग, बेंडिंग वगैरह हो सकता है। रेल और रोड लिंक भी अफेक्टेड होता है, इसलिए इसका रेगुलेशन नहीं तो डाइवर्सन और सस्पेंशन जरूरी होता है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है, प्लांटेशंस होता है, ऑर्चार्ड्स होता है, वो भी अफेक्टेड हो सकता है। और स्पेशली ये जो कोस्टल एरिया में पाम ट्रीज होता है, कोकोनट ट्रीज होता है, वो भी ब्लोइंग डाउन हो सकता है। बूसी ट्रीज लाइक मैंगो, वो भी अपरूटिंग हो सकता है। और जो ये जो रिवर एरिया है, वो ये डेल्टाइक एरिया है, बहुत सारे छोटा मोटा रिवर्स है वहाँ, क्योंकि वो गेंजेटिक डेल्टाइक एरिया है, गेंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टाइक एरिया है, इसलिए बहुत सारे बोट्स भी वहाँ चलता रहता है। जो बोट्स होता है, लार्ज बोट्स, शिप्स भी इसमें डैमेज हो सकता है। इसलिए हम ये सजेस्ट किए हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन 20 तक, और रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्सन किया जाए, नहीं तो सस्पेंड किया जाए, और अफेक्टेड एरिया में लोग सेफ एरिया में अंदर रहना चाहिए, और इवैक्यूएशन को मोबिलाइज किया जाए। जैसे प्रधान साहब बोल रहे थे, ऑलरेडी इवैक्यूएशन प्रोसेस में है, और मोटर बोट्स यानी शिपिंग एक्टिविटी को कम्प्लीटली बंद करना है। नेक्स्ट प्लीज।
वेस्ट बंगाल के हिसाब से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा में कम रहेगा। अकॉर्डिंगली डैमेज एक्सपेक्टेड उड़ीसा में कम ही होगा, मगर जो 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा जो विंड्स हम कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जैसे बालासोर, भद्रक जो कि नज़दीक होगा ट्रक के साथ और जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा हो सकता है, वहाँ भी आपको थेचर हाउसेस में डैमेज हो सकता है और बेंडिंग और अपरूटिंग ऑफ सम पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स भी हो सकता है, पोल्स हो सकता है। इसमें भी वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, विंड की वजह से और बारिश की वजह से, प्लांटेशन से और चार्ट से और कोकोनट्स भी। स्मॉल बोट्स, कंट्री क्राफ्ट्स वगैरह भी अफेक्टेड होंगे। इसलिए हम ये सजेस्ट किए हैं उड़ीसा के पास जो एरिया है वहाँ भी टोटल सस्पेंशन होना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के पास जो एंटायर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है वहाँ टोटल फिशिंग ऑपरेशन सस्पेंशन होना चाहिए कोई 20 तारीख तक। और यहाँ भी रेल और रोड ट्रैफिक को कोस्टल एरिया में डाइवर्सन या सस्पेंशन होना चाहिए, इसलिए हम एडवाइस दिए हैं। और पीपल जो अफेक्टेड एरिया है चारों डिस्ट्रिक्ट में घर के अंदर रहना चाहिए जब साइक्लोन पास कर रहा होगा। और सभी मोटर बोट्स या कंट्री बोट्स, स्मॉल शिप्स को भी बंद रखना चाहिए। ये है जो हम जानकारी दे रहे हैं। हर 3 घंटे हम साइक्लोन के बारे में नज़र रख रहे हैं और स्पेशल बुलेटिन इशू कर रहे हैं। ये स्पेशल बुलेटिन ऑल कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स, मीडिया और जनरल पब्लिक को भी हम आपके माध्यम में दे रहे हैं। धन्यवाद। आई थिंक डिटेल देने के बाद और प्रिपेयर्डनेस की उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके एडवाइजरीज हैं, चाहे एनडीआरएफ की तरफ से हो या आईएमडी की तरफ से है, हम सब उसका पालन करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई अभी प्रश्न किसी का है। जस्ट प्लीज टेक माइक। सर, आपने कहा कि आप राज्य सरकारों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सहयोग करें, तो क्या आपकी बातचीत हो चुकी है? खासतौर से पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है, अक्सर हमने देखा है कि वो सेंटर कुछ भी कहता तो थोड़ा उनका रवैया हॉस्टाइल रहता है, तो क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है सेम पेज पे है सेंटर के इस पूरे मामले में? देखिए, जहाँ तक हम लोगों का एनडीआरएफ के रिक्वायरमेंट का सवाल है, या फिर जब समन्वय की बैठक हुई है, कैबिनेट सचिव महोदय ने 2 बार नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की है, तो उसमें सारी बातें हुई हैं और जो भी आदान प्रदान हुआ है वो इस एंगल से हुआ है कि इसका समाधान किया जाए और समाधान हो रहा है। जो भी टीमें मांगी गई हैं, जैसा मैंने कहा कि अभी 3 टीम और 2 टीम और मांगी गई है एनडीआरएफ की, तो वो भी दी गई है। और जो ज़रूरत रखी जाती है, चाहे पश्चिम बंगाल की हो चाहे उड़ीसा की हो, उसको हम लोग यहाँ जो उच्चतर स्तर है वहाँ से डिसीजन दिया जा रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की समस्या है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.